क्या आप पीएमएफएमई स्कीम के ऑनलाइन आवेदन करने की सही प्रक्रिया के बारे में जानते हैं? साथियों नमस्कार, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से पीएमएफएमई स्कीम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की संपूर्ण जानकारी, ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। आपको बता दूं कि आपको पीएमएफएमई स्कीम की जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, इसलिए वीडियो बड़ी हो सकती है। आप बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। आपको गूगल में टाइप करना होगा पीएमएफएमई। जैसे ही आप पीएमएफएमई को टाइप करते हैं तो आपके सामने एक डेस्क बोर्ड खुलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू पीएमएफएमई MOFPI। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पूरा डेस्क बोर्ड ही खुल के आता है पीएमएफएमई का। यहाँ पे आप देखिए तो जो ब्लैक है यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन। लॉगिन में आपको एप्लीकेंट लॉगिन पीएमएफएमई में क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने लिखा हुआ है पीएमएफएमई योजना में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो साइन अप करने का मेन उद्देश्य है आप अपने प्रोफाइल को बनाते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को तैयार करते हैं। प्रोफाइल तैयार करने के लिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि नया उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो पंजीकरण ये फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबसे पहले आपको भरना होता है। तो भरने के लिए चलिए शुरू करते हैं। तो लाभार्थी के प्रकार का चयन करें, मतलब आप किस प्रकार का आवेदन कर रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एप्लीकेंट के प्रकार का चयन करना है। तो एप्लीकेंट प्रकार के चयन करने के लिए आपके सामने 3 ऑप्शन है। हम अभी जो ऑप्शन चुन रहे हैं वो है आपका इंडिविजुअल, क्योंकि जिसका हम आवेदन कर रहे हैं वो अभी व्यक्तिगत रूप से अपने आवेदन को अप्लाई करना चाहते हैं। अब नीचे लिखा है आवेदक का विवरण। आवेदक के विवरण में सर्वप्रथम आपको नाम को टाइप करना है। तो नाम जैसे मैं अभी टाइप कर रहा हूं, सुनीता देवी शाह जी का एप्लीकेशन है उनका, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा एप्लीकेशन टाइप कर दीजिए तो मैं उनका जो है तो प्रोफाइल तैयार कर रहा हूं। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। जैसे मान लीजिए मेरा ईमेल आईडी है सुनीता देवी शाह जी का जो आईडी है उस आईडी को मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं। जैसे ही आप आईडी को टाइप करते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर। आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर आप अपने पते को लिखेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं कि जो गांव है, जो विलेज है वो है काम, पोस्ट जो है तो तियारा है, वो मैं यहाँ पे विवरण डाल रहा हूँ। विवरण डालने के बाद अब बारी आती है आपके स्टेट की। आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का चयन करें। मैं मध्य प्रदेश का चयन कर रहा हूं। आप देखिए मध्य प्रदेश आ गया। इसके बाद आप जिस जिले के निवासी हैं, जिस जिले से हैं उस जिले का आपका विवरण लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे सिंगरौली का चयन कर रहा हूँ। सिंगरौली के चयन करने के बाद आई एम नॉट रिपोर्ट में टिक मारना है और इसके बाद आपको ओके का बटन दबाकर आगे बढ़ना है। जैसे ही आप प्रोफाइल को भर लेते हैं, प्रोफाइल भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर में और आपके ईमेल आईडी में एक लिंक जाता है पीएमएफएमई के एप्लीकेशन का विवरण। तो आपको वहां पे भरना है, क्योंकि वहां पे आपको नए यूजर के जो व्यक्ति होते हैं जो आप एप्लीकेशन कर रहे हैं वहां पे अपना नया पासवर्ड डालना होता है। तो एक बार आप न्यू पासवर्ड डालिए, जैसे मैं डाल रहा हूं उसी हिसाब से आप जो है तो अपने पासवर्ड जो आपने डाला है उस पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। तो कंफर्म पासवर्ड सेम वही पासवर्ड डालना है जो आप अभी डाल रहे हैं। उसके बाद आप इसको अपडेट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली चेंज। आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो गया है। अब बारी आती है आवेदन करने के लिए। तो जैसे ही आपके पास आईडी मतलब आवेदन नंबर हो गया और इसके बाद आपके पास आ जाता है पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने भरा है। यहाँ पे आप अपना यूजर डालिए और यहाँ पर आप डालिए अपना पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने बनाया है। जैसे मैं अभी पासवर्ड जो मैंने बनाया है उस पासवर्ड को मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। अब बारी आती है आपके एप्लीकेशन भरने की। अब आप एप्लीकेशन को भरना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डेस्क बोर्ड में होम लिखा है, एप्लीकेशन ऑनलाइन है,
उसकी पूरी गाइडलाइन है, आप ये सब बाद में आराम से इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे करता हूं अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन के सामने आप देखिए डैशबोर्ड है। पहला है एप्लीकेंट का डिटेल, दूसरा है प्रपोज्ड बिजनेस डिटेल, फिर है प्रपोज्ड फाइनेंशियल डिटेल, फिर लीडिंग बैंक, फिर है अपलोड डॉक्यूमेंट, जो आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, और इसके बाद आप एक घोषणा पत्र भी सबमिट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एप्लीकेंट डिटेल का। तो एप्लीकेंट डिटेल अगर आप चाह रहे हैं कि सेम वही हो तो आपको सेम एज, यहां पे लिखा है सेम एज एप्लीकेंट डिटेल, तो यहां पे आपको टिक मारना होगा। देखिए जैसे ही हम टिक मारते हैं तो यहां पे सुनीता देवी शाह लिखकर आ गया है। नीचे आप देखिए कि अगर आपका एड्रेस सेम है, जहां आप इकाई को स्थापित करना चाह रहे हैं, अपने जगह आपका सेम है, अगर आप इकाई कहीं और लगाना चाह रहे हैं तब तो आप एड्रेस को बदलिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जो आधार का है, जो हमारा घर है, हम वहीं पर अपनी इंडस्ट्री को यूनिट स्थापित करना चाह रहे हैं, तो आपको कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का टिक मार देना है। जैसे टिक मारेंगे तो पूरा विवरण आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने टिक मारा, टिक मारने के कारण यहाँ पे उनका पूरा पता यहाँ पे आ गया, राज्य आ गया आपका मध्य प्रदेश, जिला सिंगरौली आ गया, शहर जो है तो बैढ़न हो गया, और यहाँ पे आपका तालुका जो है तो वो भी बैढ़न, और पिन कोड आ गया। इस प्रकार से आपका पूरा विवरण लिख के सामने आ जाता है। लेकिन भरने वाली बात यहाँ पे आ गई, जैसे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का प्रकार क्या है, संपत्ति का प्रकार क्या है, तो आपका लीज का है, स्वयं का है, या रेंट पे ले रहे हैं, या आपके पैतृक है। तो यहाँ पे क्योंकि ये संपत्ति जो है तो उन्होंने बताया कि हमारा खुद का है, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आगे देखिए प्रस्तावित रोजगार की नई संख्या का उत्पन्न होगा, मतलब कुल कितने रोजगार आप देने वाले हैं। तो सामान्यतः यहाँ पे दो तरह की बात लिखी हुई, एक है कि 10 से कम, एक है 10 से ज्यादा जो वर्कर होंगे। लेकिन अभी जो हम आवेदन कर रहे हैं वो आवेदन है 10 से कम का, तो हमने जो है तो यहाँ पे टिक मारा। आप अपने अनुसार देखिएगा। अब बारी आती है प्रस्तावित उद्यमों में संचालन की प्रकृति क्या है, मतलब किस तरह की मशीन का आप उपयोग करना चाहते हैं। यहां पे हमने जो है तो सेमी ऑटोमेटिक लिखा, अब आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब है प्रस्तावित परियोजना की कुल उपलब्ध भूमि वर्ग फीट में क्या है, तो यहाँ पे 1200 वर्ग फीट है, इसलिए हमने लिख दिया। अब उस वर्ग फुट की जो भूमि है उसका जो रेट है वो जमीन का क्या रेट होगा प्रस्तावित इकाई में भूमि मूल्य। अब यहाँ पे हमने जो है तो शून्य लिखा क्योंकि स्वयं का है, इसलिए हमने ज्यादा यहाँ पे विवरण नहीं डाला। अब आप नीचे देखिए तो लिखा है व्यक्तिगत योगदान में परियोजना की ओर प्रतिशत, मतलब आप कुल अपनी मार्जिन मनी कितना लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो मार्जिन मनी लगा रहे हैं वो है 10, क्योंकि मिनिमम आपको 10% लगाना ही है, इसलिए आवेदक भी कह रहे थे कि 10% ही पैसा लगाएंगे, तो हम उस हिसाब से लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आप कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लेना चाहते हैं, यदि आप लेना चाह रहे हैं तो एस करिए, और नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप नो करिए, क्योंकि इनको कार्यशील पूंजी की जरूरत नहीं थी, मशीन की जरूरत थी, इसलिए हमने जो है तो यहाँ पे नो लिख दिया। जैसे ही नो लिखते हैं तो नीचे लिखा है कार्यशील पूंजी के स्वयं का अंशदान प्रतिशत में 100, मतलब हम 100% कार्यशील पूंजी का पैसा लगाने वाले हैं। आप अपने हिसाब से इसको लिखेंगे। अब बारी आती है निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजना के प्रकार का चयन करें। तो आपको अब यहाँ पे चयन करना है, तो चयन करने के लिए आप टिक मारेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो उत्पाद आप बनाने वाले हैं तो वो क्या एग्रीकल्चर से संबंधित है, या आपका फूड प्रोसेसिंग से संबंधित है, या MFP से संबंधित है। तो यहाँ पे क्योंकि इनका जो चयन था, इन्होंने जो कहा था उसके हिसाब से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को हमने क्लिक किया। अब नीचे लिखा है यदि कृषि उत्पाद जिले के लिए राज्य द्वारा निर्मित ODOP के रूप में चिन्हित है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है तो लिखेंगे कि भाई जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सिलेक्शन किया गया वो टोमेटो है, इसलिए हम यहाँ पे नो लिख देते हैं। अब हम साइड में देखिए, आपके साइड में लिखा हुआ है कि जिस उत्पाद का आपने चयन किया है वो उत्पाद
से संबंधित यहाँ पे आपको भरना है, आपको क्लिक करना है। तो हमने जो उत्पाद का क्लिक किया, क्योंकि इनका कई अलग अलग सेक्टरों से था, इसलिए हमने जो है तो क्योंकि इनको 2-3 यूनिट एक साथ लगानी थी, इसलिए अभी हमने लिख दिया यहाँ पे ऑयल सीड बेस्ड प्रोडक्ट, क्योंकि ऑयल मिल इनको डालनी है। अब यहाँ पे बारी आती है कि उत्पादन के निर्माण करते समय सम्मिलित की गई गतिविधि, तो यहाँ पे आपको गतिविधि लिखनी है। जैसे हम यहाँ पे गतिविधि लिख रहे हैं, इनके कई गतिविधियां हैं, इसलिए हम सारी गतिविधियों को नहीं लिख रहे हैं, इनके अलग अलग यूनिटें का विवरण इन्होंने बोला था, तो हम यूनिट का विवरण तो डालेंगे, लेकिन अभी हम डाल रहे हैं कि इनकी मिलिंग और ग्राइंडिंग, साथ में इनकी पैकेजिंग। तो यहाँ पे हम पैकेजिंग जो है तो लिख रहे हैं। अब इसको भरने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब आपका सबसे महत्वपूर्ण आता है बैंक डिटेल। तो इनका जो खाता है, सबसे पहले आईएफएस कोड आप भरेंगे, जैसे मैं आईएफएस कोड भर रहा हूं। आईएफएस कोड को भरने के बाद यहां पे सर्च बटन है, सर्च को आप क्लिक करिए। जैसे ही आप सर्च को क्लिक करते हैं तो अपने आई का आप नाम लिख दिया, इसके बाद उसका ब्रांच का नाम आ गया। ब्रांच का नाम आने के बाद अब बारी आती है आप अपने खाते का विवरण लिखें। हम अपने बैंक अकाउंट का नंबर डाल देते हैं। बैंक अकाउंट का नंबर डालने के बाद यहाँ पे ब्लू कलर का आप दिख रहा है ऐड लिखा है, आपको ऐड में क्लिक करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐड क्लिक करेंगे तो नीचे पूरा विवरण लिख के आ जाएगा, आपके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, आईएफएस कोड, अकाउंट नंबर, और ये आपका फॉर्म जो है, पहला फॉर्म जो डिटेल है भर गया, हमने वो यहाँ पे सेव एज प्रोसेस किया, पूरा प्रोसेस हो गया। प्रोसेस हो जाने के बाद अब आता है आपका प्रपोज्ड बिजनेस डिटेल। प्रपोज्ड बिजनेस डिटेल को अब हम भरना शुरू करते हैं। यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि भवन का प्रकार क्या है। तो भवन के प्रकार कई तरह के हैं, आप अपने हिसाब से सेट करिएगा कि आपके भवन का प्रकार जो आप निर्माण की बात कर रहे हैं, जहां पे आप अपनी यूनिट लगाएंगे, वो किस तरह का है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चयन करना होगा। जो हम चयन कर रहे हैं वो है आपका माइनर सिविल कंस्ट्रक्शन। इसको हमने जो है तो यहाँ पे टाइप कर दिया, हमने इसका विवरण लिख दिया। अब ये है कि भैया उसका एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे एरिया 1200 स्क्वायर फीट है। रेट क्योंकि ये खुद का है, इसलिए हमने यहाँ पे रेट को मेंशन नहीं किया और ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप नीचे पूरा विवरण देख रहे हैं। अब बारी आती है आपके मशीन के विवरण का। तो मशीन के डिटेल आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे जो है तो मशीन के प्रकार में सबसे पहले हम लिख रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मशीन है, जो उनका कोटेशन है, कोटेशन के आधार पर मैं लिख रहा हूं। तो 5 HP का ऑटोमेटिक उनकी जो मशीन है, उस मशीन के बारे में यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ये 5 HP का ऑटोमेटिक हाईटेक दाल मिल। इसके बाद जो है तो इकाई की संख्या, क्योंकि एक मशीन है तो हमने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे जो है तो आपको मशीन का रेट डालना है। तो मशीन का रेट जैसे 2,36,000 का इनकी मशीन है, तो इसके बाद आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद अब दूसरे मशीन का हमको विवरण लिखना है, तो दूसरे मशीन का हमने यहाँ पे विवरण लिखा। अब विवरण में हमने क्या लिखा कि ऑयल जो हमको, अब क्योंकि दाल मिल हो गया, अब ऑयल मिल चाहिए। अब ऑयल मिल के लिए हम कौन से, एक ऑयल मिल की हमको जरूरत है, और उसकी लागत इन्होंने बताया था 78,000 रुपए। 78,000 रुपए जो है तो हम लिखते हैं और ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद फिर तीसरी मशीन आती है कि भाई हमको, इन्होंने कहा था कि भाई हमको चक्की जो है डालनी है, तो 10 HP का मोटर जो है तो हमको चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिखा और मात्रा 1 लिख दिया। अब जो मशीन है, मशीन की लागत यहाँ पे उन्होंने बताया था 82,000 रुपए, तो हमने 82,000 रुपए लिखकर यहाँ पर ऐड कर दिया। इसके बाद चौथी मशीन जो है तो हम लिख रहे हैं आटा चक्की हैवी, इनको हैवी मशीन की जरूरत रही है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपके पास जो मशीनों की जरूरत है, जिस इंडस्ट्री को लगा रहे हैं, उसी प्रकार के हिसाब से जैसे मैं लिख रहा हूं, आप अपने मशीनों का विवरण यहाँ पे लिखेंगे। और यहीं पर आगे आप जो है तो इकाई, और इसके बाद जो है इकाई की संख्या, और ऐसे ही आप यूनिट का रुपए और ऐड करते लगातार चले जाएंगे। इसके बाद क्योंकि और भी मशीनें हैं, जैसे पैकेजिंग मशीन की इनको जरूरत रही है, तो हमने यहाँ पे पैकेजिंग मशीन लिखा। पैकेजिंग मशीन की मात्रा 1, और पैकेजिंग मशीन का इन्होंने जो रेट बताया था वो बताया था 47,000 रुपए। हमने 47,000 रुपए लिखा और ऐड किया।
अब इन्होंने कहा कि भैया हमको और भी मशीनों की, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स की जरूरत होती है, तो पार्ट्स की बात आई तो बेरिंग बेल्ट का इन्होंने जिक्र किया था, तो उनके कोटेशन में था, तो उस हिसाब से हमने लिखा और इसको ऐड किया। वो कितने का था? 38,500 का। और आल एसेसरीज, जो एसेसरीज छूट रही हैं, तो आल एसेसरीज को इन्होंने बताया था, उसका जो रेट मात्रा एक और रेट जो है 33,000 रुपए, तो 33,000 रुपए हमने लिखा और ऐड किया। इस तरह से आप जो है तो सारे मशीनरी का विवरण यहाँ पे डालते हैं। सबसे लास्ट में आप देखिए यहाँ पे पूरे मशीनरी का रेट लिखकर आ जाता है। अब बारी आती है कि क्योंकि अब आगे का जब आप फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आपको याद रखना कि अदर फाइनेंशियल डिटेल मांगा जा रहा है आपसे, कि प्रारंभिक और पूर्व संचालन लागत। अगर आपको लगता है कि प्रारंभिक लागत के लिए हमें पैसे की जरूरत होगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप भर दीजिएगा, यहाँ पे आप भर सकते हैं। लेकिन इनको क्योंकि प्रारंभिक पूंजी की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने 0 लिखा। इसके बाद फर्नीचर, आपको ये लगता होगा कि भाई छोटे मोटे सामान, जैसे बहुत सारे लोग काउंटर वाउंटर के लिए या फर्नीचर के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो विवरण लिखना पड़ता है। आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने फर्नीचर के लिए यहाँ पे विवरण लिखा, 30,500 रुपए हमें फर्नीचर की जरूरत है, उन्होंने बताया था, तो वो हम उस हिसाब से विवरण को लिख रहे हैं। अब आकस्मिक व्यय, बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं जो अचानक आपके पास आ जाते हैं। अगर आपको लगता है तो आप लिखिए, नहीं तो प्रोजेक्ट में मेंशन करना है तो करिए, नहीं तो मेरे जैसे आप जैसे मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। ये सब उनके हिसाब से, जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट के हिसाब से ही मैं भर रहा हूं, जैसा उन्होंने अपने बारे में बताया था। अब बारी आती है कि आप सेल डिटेल डालिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको बड़े आराम से मार्केट रिसर्च करिए और इसके हिसाब से ही डालिए। तो सेल डिटेल के लिए, क्योंकि हमें ऑयल, आपने देखा होगा कि ऑयल मशीन हमने लिया, ऑयल मशीन में हमें तेल चाहिए, तो यहाँ पे ऑयल निकाला जाएगा, जिसकी मार्केट में रेट 200 रुपए है, और जो मात्रा होगी वो आपका होगा 4,000। यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो 80,000 रुपए आ जाता है। इसके बाद दूसरा जो विवरण है वो हम निकालेंगे ऑयल के साथ। आप जानते हैं कि जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑयल केक। तो ऑयल केक भी हम बाजार में कहीं ना कहीं बेचेंगे, 30 रुपए किलो के हिसाब से दर है, इसको हम बेचते हैं। और जो बेचेंगे वो बेचेंगे कितना? 6,000। तो इसको हमने ऐड किया। इसके बाद क्योंकि हमने दाल मशीन लिया हुआ है, इस योजना के तहत दाल मशीन है, तो दाल मशीन में हमें दाल मिलेगा। ये संभावित हम डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से देखेंगे। दाल जो है तो 200 रुपए किलो के हिसाब से, और जो हम बेचेंगे वो कुल मात्रा का जो हमने इकाई की संख्या प्रस्तावित की है वो है 6,000। तो कुल हमारा विवरण आ गया। अब दाल के बाद हमारे पास आटा है, तो आटे को भी हम मार्केट में बेचेंगे, तो आटे का जो मार्केट दर है वो 30 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पे मेंशन किया गया है, और जो हम इसको लगभग बेचेंगे वो है 7,000। अब इसको भी हमने ऐड किया। ये याद रखिएगा कि ये एक अनुमानित मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से बेहतर तरीके से इसको सेल डिटेल को डालेंगे। अब यहां पे जो है तो रॉ मटेरियल का डिटेल, क्योंकि अभी तक आपने जो डाला वो है सेल डिटेल, अब है रॉ मटेरियल का डिटेल। रॉ मटेरियल डिटेल में आप यहां पे देखिए कि कच्चे माल का नाम, तो पहला हम डाल रहे हैं तुअर मिलता है, तुअर दाल मिलता है, और चना। इसका जो है इकाई जो आप देख रहे हैं कि जो हमें दर डालना है किस रेट से है, तो यहाँ पे हम 50 रुपए के हिसाब से हमको मिल जाएगा, और जो मात्रा हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 7,000 रुपए, और इसको हम जो है तो ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हमने चना दाल और तुअर का तो लिख दिया। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम तेल भी बना रहे हैं, तो तेल के लिए हम क्या चाहिए, हमें मस्टर्ड सीड चाहिए, हमें सरसों का बीज चाहिए, जिससे हम तेल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। लिखने के बाद जो है अब आपको मात्रा लिखना है। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप जहां 1,000 देख रहे हैं वो दरअसल मात्रा है, और जो आप यहाँ पे दर लिखना है, जहां पे लिखा है ये मैं लिख रहा हूं 48 रुपए, ये दरअसल दर के सामने होगा। इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्योंकि हमें
अब क्या चाहिए, ऐड करने के बाद जो है तो नीचे जब हम आते हैं तो हमें डालना पड़ता है विवरण। विवरण में हमें किस तरह के लोगों की, किस तरह के वर्कर की जरूरत है, तो वर्कर के जरूरत के हिसाब से सबसे पहले हम अनस्किल्ड वर्कर को, स्किल्ड वर्कर को हम जो है यहाँ पे लिखते हैं। हमें एक स्किल्ड वर्कर चाहिए और उसको हम महीने का 10,000 रुपए पेमेंट करेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें और भी वर्कर की जरूरत होगी, वो अनस्किल्ड, तो हम यहाँ पे अनस्किल्ड लिख देते हैं। और क्योंकि 2 वर्करों की जरूरत होगी इस बिजनेस में, उन्होंने ये बताया था, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 वर्करों का जो पेमेंट है वो हम यहाँ पे 8,000 रुपए मेंशन करके ओके कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब आगे का फॉर्म, यहां तक का तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा ना समझे हो तो वापस आकर आप इसको अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब ऐड करने के बाद अब आता है यहां पे कि स्टॉक प्रक्रिया में दिनों की संख्या, माने कितने दिन का आपका स्टॉक चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो है तो 20 दिन मेंशन किया है। हमारा माल जो है तो कितने दिन में तैयार हो जाएगा, तो 30 दिन के करीब हमारा माल तैयार हो जाएगा, 30 कर दिए। और इसके बाद जो है तो रिसीव्ड बाई, मतलब आप कितने दिन में पैसे को प्राप्त कर लेते हैं, तो 10 दिन का हमने यहाँ पे साइड दिए रखा है, तो 10 दिन में हमारा पैसा आ जाएगा। अब नीचे क्योंकि बहुत सारे मिसलेनियस हमारे खर्चे होते हैं, तो यहाँ पे हम यहाँ पर विवरण डालते हैं। अब याद ये रखिएगा कि यहाँ पे प्रतिशत पे आपको विवरण डालना होता है, तो जो आपको जरूरत हो वही आप डालिएगा। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया मरम्मत और रखरखाव का हमने 2% ले लिया, बिजली तथा ईंधन का हमने 2% ले लिया। अन्य जो व्यय होंगे, हमें लगता है कि अन्य व्यय की हमें जरूरत है, तो वहां पे 2 डाल दिया। इसके बाद टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी आपके होंगे, तो हमने 2% डाल दिया। स्टेशनरी तथा जो डाक का खर्चा है वो हमें लग रहा है कि नहीं होगा, तो हमने 0 कर दिया। विज्ञापन और प्रचार प्रसार में हमने यहाँ पे 3% डाला। अन्य विविध खर्चे, बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, तो हमें लगता है कि हमें जरूरत भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया। आप अपने हिसाब से इसको भरेंगे। अब इसके बाद अगर हमारा किराए का होता तो यहाँ पे हम डालते किराए का, लेकिन किराए का नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम 0 कर दे रहे हैं। अब आते हैं आगे, देखिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिक बिल्डिंग पर प्रतिशत लिखा हुआ है, मतलब 10% के हिसाब से बिल्डिंग का हर साल ये माना जाता है कि गिरावट होती है तो वैल्यू घटते हैं, क्योंकि आपको रिपेयरिंग मरम्मत कहीं न कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है जो आप निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे वो माना गया है कि 10% के हिसाब से, मशीन की घिसावट जो है तो 15% के हिसाब से होगी। ये ऑटोमेटिक लिखा रहेगा, आपको कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं। जो लोन रिपेमेंट की अवधि आपको चाहिए वो अवधि हमने यहाँ पे 5 साल डाल दिया है, आप अपने हिसाब से इसको देखेंगे। इसके बाद है परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि। परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि हमने 2 महीने डाले। ब्याज जो है तो 11% ऑटोमेटिक है, और यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक मारा। क्लिक मारते ही आप यहाँ सामने देखिए सक्सेसफुल प्रपोज्ड फाइनेंशियल डिटेल फॉर्म सेव्ड, आपका ये फॉर्म जो है तो सेव हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए फिर हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद आप देखिए कि बैंक डिटेल आपको डालनी है। तो एक तो आपका बैंक डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, जो हमने शुरू में इसको भर दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने भरा था, तो वो आ गया। लेकिन यहाँ पे आपको एक डिटेल और भी आपको डालना होता है। उनके पास एक खाता और है, आपके पास याद रखना पड़ेगा कि आपके पास 2 खाते होने चाहिए। जहां पे आप लोन एप्लीकेशन को भेजना चाहते हैं वो आपका प्राइमरी होगा, और जहां एक खाते और, कभी कभी क्या होता है कि लोन हमारा संबंधित बैंक किसी कारणवश अगर मना करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे बैंक में जाके हमारा लोन स्वीकृत हो जाए। इसके लिए 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है तो यूनियन बैंक को IFS कोड हमने यहाँ लिख के सर्च मार, जैसे ही हम यहाँ पे गेट डिटेल डालते हैं तो यहाँ पे पूरा डिटेल नीचे लिख के आ जाता है। यहाँ पे आपको ऐड बैंक करना है, हमने ऐड बैंक कर दिया। ऐड बैंक करने के बाद आप देखिए तो हमारे पास 2 बैंकों के डिटेल सबमिट हो गए। सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक मारिए और सामने लिखा सक्सेसफुल लीडिंग बैंक डिटेल्स फ्रॉम सेव्ड, ये आपका सेव हो गया।
अब बारी आती है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको बता दूं कि पहले से ही आप सारे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में बनाकर, जैसे मैंने अपने लैपटॉप में पीडीएफ में बनाकर अलग से डॉक्यूमेंट को रख लिया था, आप भी पहले से ही रख लें। यहाँ पे आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जा रही है, तो हमने जो है तो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि उनका अलग से हमने फोल्डर बना रखा है, आधार को हमने यहाँ पे ले लिया और ओपन किया। ओपन करने के बाद अपलोड कर दिया। ये देखिए अपलोड हो रहा है। अपलोड हो रहा है, लिख भी गया कि सक्सेसफुल अपलोडेड डॉक्यूमेंट फ्रॉम सेव। ये सेव भी हो गया, अपलोड हो गया। ठीक इसी तरह अब जो है तो दूसरा, क्योंकि अब हमें एड्रेस प्रूफ की जरूरत है, तो एड्रेस प्रूफ के लिए फिर हम वही चूज फॉर्म भरेंगे, वहां पे जाएंगे, हमारा फोल्डर है और जो उनका एड्रेस प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ को हम जो है तो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्लिक मारेंगे अपलोड में। अपलोड में हमने क्लिक मारा और ये देखिए फिर जो है तो ये सक्सेस हो गया, मतलब सेव हो गया। अब जो है तो हमें पैन कार्ड को भरना है। पैन कार्ड के लिए जो है तो अपलोड करना है, तो वही पीडीएफ में हमने कहा एक अलग से फोल्डर बना रखा है। ये देखिए पैन कार्ड है, ये ओपन किया और यहाँ पे हमने अपलोड में क्लिक मारा, ये आपका अपलोड हो गया। अपलोड थोड़ा सा होता है, विलंब भी हो जाता है। अब इसके बाद क्योंकि हमें स्टेटमेंट बैंक का चाहिए था, तो वही फाइल को क्लिक किया, फिर हम देखिए यहाँ पे जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट का जो फोल्डर बना है उसको लिया, अपलोड किया, ये हमारा अपलोड हो गया। अपलोड की थोड़ी सी प्रक्रिया, क्योंकि नेट है, समय लेता है, अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद फिर हम नए फाइल, जिसे जैसे आपसे पूछा जा रहा है उसी हिसाब से आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें फोटो हमने एनी डॉक्यूमेंट, एनी अदर डॉक्यूमेंट में हमने यहाँ पे सुनीता देवी जी की फोटो को अपलोड कर दिया। अब जो है तो अदर, क्योंकि बहुत सारे और भी डिटेल आप अपने हिसाब से देखिए, जो आपको लगता होगा उसी हिसाब से आप जो है तो अपलोड करते चले जाइए। ठीक उसी तरह जैसे मैं अभी इसको अपलोड कर रहा हूं, आप भी इसको जो है तो अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्रमबद्ध तरीके से अपलोड करने होंगे। तो हमारी तरह आप जो है तो एक अलग से फोल्डर बनाकर अपलोड करते चले जाइए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए। अपलोड करते जाइए, जैसे मैं इसको अपलोड करता चला जा रहा हूं, इसी तरह आप सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। जैसे मैं इसको अपलोड किया, अपलोड करने के बाद अब आपका काम खत्म। अंतिम होता है वो है आप अपना घोषणा पत्र को भरते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आपको टिक मारना है, टिक मारने के बाद प्लेस लिखना है, प्लेस लिखने के बाद फाइनल सबमिट में आपको टिक मारना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट में टिक मारते हैं तो आपके पास एक बार पुनः आवेदन पूर्वावलोकन का आएगा कि आप एक बार पूरा अपने आवेदन को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो हमें लगता है कि आवेदन को चेक करना चाहिए, तो आप टिक मारिए और उसका अच्छे तरीके से आवेदन का अवलोकन करिए। देखिए कहीं कुछ गलत तो नहीं किया गया है। जैसे मैं यहाँ पे टिक मारकर चेक कर रहा हूं, लगता है कि नहीं यार सब कुछ ठीक है, तो हमने एस किया और यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपका एक अलर्ट आता है, पहले आप अपलोड किए हुए सारे डॉक्यूमेंट, आपने आवेदन भी सब कुछ कर दिया, अब है डाउनलोड करिए अपने एप्लीकेशन को, क्योंकि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया। हम यहाँ पे क्लिक मारकर डाउनलोड करते हैं। आप जो है तो इसको क्लिक मारकर डाउनलोड करके एक बार चेक कर लीजिए। देखिए हमने चेक कर लिया, ऊपर से नीचे तक एक बार हम देख लेंगे कि क्या सही है। सब कुछ सही लगता है अगर, तो आप इसको फाइनल सबमिट करेंगे। अगर ये लगता है कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, तो आप विड्रॉवल भी इसको कर सकते हैं। अब बारी आती है डाउनलोड करने की, तो आप यहाँ पे जो है तो डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके उसमें डाउनलोड में आपका सेव हो जाएगा। ये देखिए सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद
अब बारी आती है आपका ओके करके फाइनल कर देने का। तो हमने यहाँ पे ओके बटन किया और ये आवेदन आपका सबमिट हो गया। आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुँचाएं। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन की जानकारी नहीं होती है, तो आप अगर वहाँ तक शेयर करते हैं तो वो सही तरीके से आवेदन कर सकते हैं।